हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व पेपर मैंने आपके लिए लिया है, जो कि मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा लेखपाल का पैटर्न क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्व लेखपाल की का और चकबंदी लेखपाल की 5200 वैकेंसी आने वाली है। लॉकडाउन ख़त्म होते ही वह वैकेंसी आ जाएगी, तो आप लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी लिए मैंने ये सॉल्व पेपर डाला है, जो कि 13 सितंबर 2015 को आया था। तो चलिए, ये सीरीज़ सी थी। अब मैं इसको आपको ये सॉल्व है, पूरा डिटेल्ड है, तो मैं जस्ट आपको एक बार पूरा पैटर्न के हिसाब से पूरा पेपर सॉल्व करवा देती हूँ। तो चलिए गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे आपको सॉल्व पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, UPGK की सारी सीरीज़ ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। गाइस, जिसको इसका आंसर आता है, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर करिए। तो इसका जो आंसर उन्होंने दिया है वो दिया है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक। अब देखते हैं क्यों। देश और काल स्वयं अधिकरण कारक होते हैं। कोई भी देश और काल जो अब आ जाता है तो वह स्वयं में अधिकरण कारक। प्रस्तुत वाक्य में समय दिया गया है, वह अगले साल आ जाएगा, अतः अधिकरण कारक होगा। ये एक्सप्लेनेशन था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। उदय शब्द का विलोम, उदय मीन्स राइज, निकलना, तो इसका विलोम छाटना है आपको। लाल, बलिष्ठ, भाषित या अस्त। तो इसका राइट आंसर है अस्त, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उदय का विलोम अस्त होता है। उदय मीन्स निकलना, राइज। अस्त मीन्स वो चीज़ को ख़त्म होना, डूबना, या जैसे सनराइज होता है, सूर्य का उदय, सूर्यास्त, सूर्योदय। तो उदय का पर्यायवाची अस्त हो गया। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में इनसे किस वाक्य में भविष्यकाल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो ये पूछ रहा है इनमें से भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर टेंस कौन सा है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूँ। तो गाइज, इसका आंसर है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा भविष्यकाल में। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा या भविष्यकाल वाक्य है, और जो सी था वो भूतकाल है। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था मीन्स मैंने पढ़ी नहीं। वर्तमान काल, मैं आपका आभारी हूँ, ये प्रेजेंट टाइम में बोल रहे हैं। मैंने एक पेड़ काट लिया, ये भी प्रेजेंट टाइम है। तो ये थे 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, ऊँट के मुँह में जीरा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ये एक मुहावरा है। लोकोक्ति और मुहावरे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो उसका आंसर है ऊँट के मुँह में जीरा। कई लोगों को पता होगा। जानवर को दवाई देना, बड़े प्राणी को सांत्वना देना, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो ये क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा। लोकोक्ति का अर्थ बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। मतलब ऊँट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसके मुंह में जीरा, पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से बहुत जो ज़्यादा खाता हो उसको बहुत कम खाना देने वाला, तो मतलब ऊँट के मुंह में जीरा। ऑप्शन ए इज़ द राइट, ऑप्शन ए। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक्चुअली इधर उधर होगा बिकॉज ये स्कैंड है। जूते चाटना, ये भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑप्शन डी खुशामद करना मीन्स किसी की बहुत बटरिंग करना, जिसको हम लोग बोलते हैं बटरिंग करना, मतलब किसी की बहुत ज़्यादा चमचागिरी करना, खुशामद करना, जूते चाटना, ऑप्शन डी। अब ये क्वेश्चन है 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लिखा रहेगा माता जी को, जैसे कि आप ये देख रहे हैं माता जी को। ऑप्शन दे रखे हैं आशीर्वाद, माता जी को प्रणाम, माता जी को शुभकांक्षा, स्नेह। तो माता जी, इससे समझ में आ रहा है माता जी मतलब यानी कि हमसे बड़ी, तो उनको हम आशीर्वाद नहीं दे सकते। स्नेह, छोटों को प्यार दिया जाता है। माता जी को प्रणाम, आई होप सो, आई थिंक कि प्रणाम आंसर राइट होगा। देखते हैं, या प्रणाम, प्रणाम सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आएगा प्रणाम, प्रणाम, ऑप्शन सी। क्योंकि माता जी हमसे बड़ी हैं तो हम उन्हें प्रणाम कह सकते हैं। ये रिक्त स्थान भरना था। 7वां है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, क्या कहलाता है। होप सो कई लोगों को पता होगा। अभ्यागत, गणमान्य, असामयिक या अतिथि। अतिथि मीन्स मेहमान, जिसका हमें पता नहीं होता वो कब आ जाए, अतिथि, ऑप्शन सी। ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता वो अतिथि कहलाता है।
स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ मीन्स साफ, इसका पर्यायवाची मतलब जो इसी से मिलता जुलता हो। पंकिल, नीरद, नीरज, निर्मल। तो गाइज इसका है निर्मल। निर्मल मीन्स स्वच्छ, साफ, निर्मल, इसका पर्यायवाची निर्मल है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। इसमें आपको त्रुटि ढूंढनी है कि कौन सा, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, ऐसे करके इन्होंने सेक्शंस डिवाइड करें, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। तो आपको बताना है कि किस में त्रुटि है। ए मतलब मुझे कल में, या 2 किलो में, लीची खरीदने में कोई त्रुटि नहीं है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, तो लीची खरीदने हैं मेरे हिसाब से सी में मिस्टेक है। लीची खरीदने हैं नहीं, खरीदनी है होता है। लीची स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। आई होप आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, आई थिंक गाइज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये स्कैन डॉक्यूमेंट है। बट मैं आपको, मेरा जो मेन मोटो है आपको ये बताना कि पेपर किस तरह का आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक आप सॉल्व पेपर देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो लीची जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो खरीदने के स्थान पर खरीदनी होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, अपने किताबों बस्ते में, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है। तो अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि, तो इसमें भी अपनी अपनी किताबें होना चाहिए। हाँ, किताब स्त्रीलिंग है तो अपनी अपनी होना चाहिए। ऑप्शन ए, अपने के स्थान पर अपनी अपनी होना चाहिए। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। अगला है, 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, उन्मत्त, प्रपीड़ित, परिपक्त, उत्कृष्ट। तो इसका है प्रमत्त। प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी, इसका एक अर्थ और होता है उन्मत्त। तो ऑप्शन ए। कनक मीन्स धतूरा होता है। प्रसाद, आभूषण, कसौटी या सोना। तो एक कनक मीन्स धतूरा होता है, तो एक कनक मीन्स सोना भी होता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट। हाँ, कनक का अर्थ धतूरा होता है, और इसका एक अर्थ कनक मीन्स सोना भी होता है, जो गोल्ड हम लोग पहनते हैं। सोना स्लीप वाला सोना नहीं, सोना मीन्स गोल्ड, जो हम लोग सोते हैं स्लीप वाला, उसका मीन्स भी, सॉरी सोने वाला नहीं, गोल्ड वाला जो सोना होता है उसका मीन्स भी कनक होता है। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्यानुसार यानी कि रीति के अनुसार। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? रीति प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार या रीत प्लस अनुसार। तो इसका होगा रीति अनुसार। ऑप्शन ए, रीति अनुसार। फिर 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो आपको सही चुनना है। तो इसका सही है, वह एक विदुषी महिला थी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है तथा एक महिला के साथ विद्वान का प्रयोग न होकर विदुषी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए था वो। फिर वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह प्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो इसका सही है ऑप्शन ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। प्रस्तुत वाक्य में सप्रनाम के साथ ही नहीं हो सकता, प्रमाण के सहित भी ठीक नहीं है। इसी प्रकार सप्रमाण प्रयुक्त होने पर सहित शब्द की नहीं होगा, अतः विकल्प ए सही है। 16 और 17 में निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, आपको बताना है, इसका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। किसी की सहायता करने वाला कौन होता है? सहायक, सहचर, सहृदय, सहकार। तो वो होता है सहायक। किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। जो हृदयवान हो वह सहृदय कहलाता है, साथ चलने वाला सहचर कहलाता है, इसके साथ साथ कार्य करने वाला सहकार कहलाता है। तो इससे ही आपको ये तीनों याद हो गए होंगे कौन क्या होते हैं। भला चाहने वाला, जो किसी का भला चाहता है, मीन्स हितैषी। कहते हैं ये हमारी बहुत हितैषी हैं, ये हमारा भला चाहते हैं, हितैषी। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहा जाता है। जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसे पुण्य आत्मा कहा जाता है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। प्रस्तुत पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस का अबोध होता है। सूर सागर से गृहित या पद्यांश जिसमें गोपियों की विरह वर्णित है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था, एक पहले आया था क्वेश्चन, विदुषी जो स्त्रीलिंग है, विद्वान पुरुषों के लिए यूज होता है, विदुषी महिलाओं के लिए।
निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का तद्भव तत्सम आप पूछे जाते हैं तो आपको बताना है शब्द का चयन करना है कौन सा इसमें से तद्भव है। प्यास, उद्वेग, प्रांगण, आश्रम, तो इसमें से प्यास जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम पिपासा होता है, शेष अन्य विकल्प तत्सम है। काली घटा का गमन घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा या रूपक, तो इसमें यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, जब काव्य में एक शब्द को दो बार प्रयोग हो तथा दोनों के अर्थ अलग अलग हो, मतलब भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार हो जाता है। प्रयुक्त पद्यांश में घटा शब्द दो बार आया। काली घटा का घमंड घटा मीन्स एक घटा दो बार आया, घटा घटा दो बार आया मीन्स एक का बादल है और एक का मीन्स कम हो जाना, तो वो यमक अलंकार होता है। चाक शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू का बहुवचन चाकू ही हो, चाकू है, चाकू एक ही होता है। चाकू आप दो भी लेंगे तीन भी लेंगे तो चाकू ही होगा। अक्रांत, अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान ही होता है। जैसे बालक बालक, आदमी का आदमी ही रहेगा, कवि का कवि रहेगा, साधु का साधु ही रहेगा, वो साधु जा रहे हैं तो एक भी होगा तब भी जा रहा है उसमें चेंज हो जाएगा, लेकिन साधु वो नहीं बोला जाएगा। चाकू चाकू, मोती मोती, ये सब वैसे ही रहता है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास होता है। प्रस्तुत शब्द में त्रिवेणी में प्रथम पद में त्रि आ गया, ये संख्यावाची था तो इसमें द्विगु समास हो गया। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तीखा, अटारी, निकृष्ट, गहरा, तो सी निकृष्ट तत्सम है ये। निकृष्ट शब्द तत्सम है। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है, अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है तथा गहरा का तत्सम गंभीर होता है। इससे आपको ये कहीं भी सीखने को मिल जाएंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। अगला है निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है। अत्यधिक, तो अत्यधिक सही सी कैसे लिखा जाएगा, तो ए सही है। अत्यधिक ऐसे लिखा जाता है, अत्यधिक, तो ये सही है। अब मैथ्स का पोर्शन, ये 25 आपके हिंदी के थे, अब मैथ्स आ गई। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 10%, 15%, 20% या 25%। तो इन्होंने आपको आंसर बता दिया 20%। भी कैसे सॉल्व किया इन्होंने। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है तो अंकित मूल्य 100 × 125/100 125 रुपये होगा। अब इस अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो वस्तु का मूल्य होगा 125 × 96/100, तो 5 × 96/4 = 5 × 24 = 120। तो इसका हो गया 120 - 100 मतलब 20% का उसको प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा। तीन संख्याओं का योगफल 392 है, यानी कि 3922 है। पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 80। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माना पहली, दूसरी या तीसरी संख्या क्रमशः A, B, C है। प्रश्नानुसार A:B 2:3 बता दिया उन्होंने, B:C 5.8। अब A:B 10 या ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अनुपातिक योग इन्होंने निकाल दिया 10 + 15 + 24। अतः पहली संख्या अर्थात संख्या 392 × 10/49 8 × 10 = 80। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30, 36 में से प्रत्येक से विभाजित होता है, मतलब सबसे डिवाइड हो जाए, कौन सी है। तो इन्होंने आंसर बताया 9360। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 24, 30, 36, 12, 15, 18, 6 ऐसे इन्होंने निकाल लिया इसका लासापा, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 360। आप लोग कैलकुलेट करके खुद से देखिएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 है तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा। ऑप्शन ए इन्होंने बताया 50 होगा। अब देखते हैं कैसे। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला था मानक विचलन अपन माध्य, फिर इसको टू मानक विचलन 10, तो ये 50 होगा। फिर नेक्स्ट है ये क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 22, तो x4 प्लस 1/x4 का मान बताना है। तो इन्होंने ऑप्शन आंसर बताया 5 to 7। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस तरह से इन्होंने सॉल्व किया है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी लंबा पेपर है। सुरेश तथा संदीप एक व्यवसाय में साझेदार हैं। सुरेश ने 5 माह के लिए ₹5,000 तथा संदीप ने 6 माह के लिए ये पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, जिसमें आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका 360 निकला, ये है इसका एक्सप्लेनेशन। जहाँ पे जैसे भी आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बाद में पूछ भी सकते हैं। संदीप का भाग निकालना था, जो कि 360 रुपये निकला है। दो संख्याओं का अनुपात, ये रेशियो वाले क्वेश्चंस पूछे गए। इन्होंने इसका आंसर B60 बताया है। ये ऐसे निकाला है। इसका मान बताना है, तो ये 125 निकाला। फिर 34 क्वेश्चन ये है, n की वैल्यू निकालनी है, ये 35। इससे आपको सिर्फ एक पेपर का आइडिया होगा कि आपका पेपर किस तरह का आता है, कैसे क्वेश्चन, मैथ्स में भी कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैथ्स वाला एक्चुअली सिंगल पोर्शन लेकर जब सॉल्व कराना हो तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ किस तरह से इन्होंने क्वेश्चंस पुट ऑन किए हैं। 720 मिठाइयाँ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली हैं? तो मिली हैं उसको 12। ऐसे इन्होंने सॉल्व किया। माना बच्चों की संख्या x का 20%, x इंटू 20/100 इज इक्वल्स टू x/5, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ऐसा। तो प्रत्येक बच्चे को प्राप्त मिठाई x/5 60 12। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए 8 इज़ द राइट आंसर। घन संख्या है, छोटी छोटी 2 इंटू 2 इंटू 8 गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पूर्ण घन हो जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति काम वाले दिन काम समय वाले क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। राइट आंसर इज 24। M1 D1 M2 D2 ऐसे निकालना है। जो वैल्यू नहीं थी उसको इधर रख के 36 इंटू 18/27 इज इक्वल टू 24 डेज। अब एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज पर 3% उच्चतर दर तो 300 रुपये से अधिक प्राप्त होते हैं। धनराशि बतानी है आपको, मूलधन बताना है। तो वो था। अब जैसा कि उसने क्वेश्चन में बोला वैसे ही आप वैल्यू रख लीजिए, P इंटू आर प्लस 3 इंटू 2/100 माइनस P इंटू आर इंटू 2/100 इज इक्वल टू 300। PR 3P/50 PR 50 इज इक्वल टू 300, 5,000 रुपये। कभी कभी गाइस ऐसा भी होता है कि अगर आपको मैथ्स में कुछ डाउट हो रहा है तो आप ऑप्शन से भी आंसर को चूज़, लेकिन आपके लिए इतना टाइम नहीं होता। तो जस्ट अगर आप प्रैक्टिस मैथ की बहुत बेटर करते रहेंगे तो आपकी मैथ्स ऑब्वियस सी बातें काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिए। आई एम श्योर कि आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी और परफेक्ट हो जाएगी। मैथ्स प्रैक्टिस के बेस पे ही बेटर होती है। ये पूरा सॉल्यूशन है। ये समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस हैं। फोर सेंटीमीटर, ये आ गया इसका आंसर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतनी है। तो ऑप्शन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है इसमें, तो इतना ये निकाला। ये इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है, ये इसका आंसर आ गया। रघु ने 1200 किलोमीटर यात्रा हवाई जहाज से तय की, जो कि उसकी कुल यात्रा का 2/5 भाग थी। उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार द्वारा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा की दूरी बतानी है आपको।
तो वैसे इन्होंने 800 किलोमीटर आंसर बता दिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया है। रघु द्वारा हवाई जहाज से इन्होंने पहले 1200 किलोमीटर, प्रश्न में कुल दूरी का 2/5 इंटू 1200, कुल दूरी इज इक्वल टू 1200 इंटू 5/2 3000 किलोमीटर। तो इन्होंने कार से जो तय की थी वो निकाल ली, फिर रेलगाड़ी वाली निकाल दी। तो रेलगाड़ी से उसने 800 किलोमीटर तय करी है। क्रमशः माध्यिका बतानी है आपको, मीन मीडियन मोड होता है स्टैटिस्टिक्स में, तो वही माध्यिका बतानी है आपको। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब ये इसका फॉर्मूला है, ये ऐसे निकाला जाता है n+1, जो माध्यिका निकालने का होता है ये फॉर्मूला होता है n+1/2। तो इसमें n की वो है जितनी संख्या है, तो 11+1, 11+1/1, ये तो 6 वाला पद, बीच वाला निकालना है आपको माध्यिका। फिर ये एक त्रिभुज की भुजाओं का 3:4:5 है और उसका क्षेत्रफल 216 वर्ग किलोमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो आंसर है ऑप्शन डी 72 सेंटीमीटर। ये इसका फॉर्मूला है। माना त्रिभुज की संख्या 3x 4x 5x, 5x² 3x², 4x², तो ये वैल्यू आई। फिर इससे आप 25x² से 25x त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण 3x तो 4x है। 520 है, उनका मात्रा में अब 4 है, दिन में से संख्या 52 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। ऑप्शन ए 40 है। अब इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया है। माना दूसरी संख्या x, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, संख्याओं का लासा मासा, लासा मासा मीन्स लघुत्तम समवर्तक महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो गया फॉर्मूला आपका, ऐसे पुट ऑन करिए वैल्यू आ जाएगी। जिसको जो नहीं समझ में आए वो अलग से, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैथ का जो टाइम टेकन होता है, अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है। बारंबार आने वाला मान क्या कहलाता है? बहुलक मोड। ये इसका होता है बहुलक, मीन मीडियन मोड होता है स्टैटिस्टिक्स में, ये वही बहुलक होता है। फिर किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, इसमें 5 विद्यार्थियों की औसत 14 वर्ष है, विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 15 विद्यार्थियों की आयु क्या है? तो ये आपको मिलेगा इस पेज पे। ऑप्शन बी राइट है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, 15 विद्यार्थी कुल आयु 15 × 15 225 में कुल आयु 5 × 14 इज 70 वर्ष। अन्य 9 विद्यार्थी कुल आयु 9 × 16 144 वर्ष। विद्यार्थियों की आयु 225 70 + 144। आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। 225 - 214 11 वर्ष हो जाएगी। अगला है एक समभुज का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, तो पूछा है उन्होंने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 40 सेंटीमीटर है। सॉल्व किया है, माना ये ऐसे दो विकर्णों का गुणनफल, ये इसका फॉर्मूला होता है 40। अब समान जानकारी का पोर्शन आ गया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये किया था 1942 में। गांधी छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रारंभ हुआ था। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये इसका प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। गदर आंदोलन की भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाल हृदयलाल की गिरफ्तारी और कामतगांव मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही वह सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो गदर आंदोलन आरंभ होने के कारण बनी थी। इनमें से कौन सा मेरू रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरू रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? सी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है, इसे मेरुरज्जु कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करने का कार्य मेरुरज्जु का ही होता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? निम्नलिखित में से राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, लोकसभा। तो ये होता है राज्यसभा के पास। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा में बहुमत से पारित किया हो, जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने की आवश्यकता कम 14 दिन पूर्व ना दी गई हो। अगला है निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? वैलियम। ऐसा रसायन जिनका प्रयोग मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में, यानी कि डिप्रेशन को दूर करने में प्रशांतक कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों से वैलियम का प्रशांतक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है।
मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्न के किस राज्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम जो है ये कहाँ पे होता है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये होता है केरल में। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है क्या? NNPFC। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? के श्रीकांत। 15 मार्च 2015 को स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब भारत के श्रीकांत किदाम्बी ने जीता था। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां, ऑप्शन सी। काबिनी, हेमावती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाले प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये थी बेगम हजरत महल। बेगम ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। समान प्रवस्था में काम पायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे अधिक निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। किसी माध्यम के किसी कण के एक को पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास के शंगों तथा गर्तों के बीच की दूरी तथा अंतर्गत विरलन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहलाती है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। महालनोबिस, पूरा, गांधीवादी या LPG? तो ये करता है पूरा, PURA, पूरा। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान पूरा नामक योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। पूरा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका एवं शहरी सुविधाओं को प्राप्त करना है। जैसे कि आप देखते होंगे मेरे वीडियो ऑलरेडी आपको ग्रामीण योजनाएं काफ़ी मिल चुकी हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसी ने नए WU-14 अतिवंश स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण तय किया, अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है। तो ये किया है चीन ने। चीन ने जून 2015 में WU-14 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल डिलीवरी व्हीकल का चौथा सफल परीक्षण किया। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? डायनेमो का। कौन सा देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? भारत का। धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। FAO के आंकड़ों के वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चीन इस दृष्टि में प्रथम है। चीन में प्रथम धान उत्पादन होता है, भारत में दूसरा। वर्ष 2000 के सर्वोत्तम कल्याण संगठन पुरस्कार को सम्मानित किया गया किससे? इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्माइल फाउंडेशन या नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया? तो नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयर्स ऑफ इंडिया। अगला है निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है था? CF एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, आशुतोष मुखर्जी या चित्तरंजन दास? तो जयप्रकाश नारायण को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्हें लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। इनमें से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले में से नहीं है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या महाराष्ट्र? केरल। भारत की लगभग आधी जनसंख्या 5 राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू? तो ये थे बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? ये तब का क्वेश्चन है 2015 का, तो तब जिम योंग किम। मशरूम किसके उदाहरण हैं? फंजाई के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश में प्राप्त हुई थी? किस देश से प्राप्त हुई थी? दक्षिण कोरिया से। चांगवन दक्षिण कोरिया में किया गया है। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4%। अब ग्रामीण विकास आ गया आपका। पहले एक ही क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के द्वारा कलिंग पूर्वी प्रांत राजधानी कौन सी थी? तो वो थी ऑप्शन डी तुशाली। अब ग्रामीण विकास। कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिम भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? ब्रजभाषा।
खड़ी बोली राज्य के पश्चिमी भाग, रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिलों में ब्रजभाषा बोली जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश तथा मध्य के सीमावर्ती झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, सागर, ग्वालियर, सिवनी, होशंगाबाद तथा उसके निकटवर्ती भूभाग को बुंदेलखंड कहते हैं। वहाँ पे बुंदेलखंडी या बुंदेली बोली जाती है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, जो तहसील स्तर पर होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? कानपुर, उत्तर प्रदेश का। अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला कानपुर था, 2.93 मिलियन है। इसके बाद दूसरे स्थान पर लखनऊ था, 2.90 मिलियन। हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक जो है 32 रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाता। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? मुरादाबाद। पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया तो कुल निर्यात 32,000 करोड़ रुपये, 1800 करोड़ था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में विभाजित है? 75 जिलों में। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 मंडल हैं। अम्बेडकर विश्व रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत में से कम होनी चाहिए 50,000 रुपये से। क्या परियोजना की औसत इकाई लगभग 80,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है, परंतु 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। सुल्तानपुर ने सामाजिक जिंदगी योजना कुशल प्रणाली डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है राष्ट्रीय सूचना केंद्र से। केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलाहाबाद में है, ऑप्शन बी। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को। ये विश्व का सबसे पुराना शहर है। ये भारत में स्थित है, ये विश्व का सबसे पुराना स्थित है। इसमें से पूछा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5,000 वर्ष पुराना शहर है या विश्व में प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? आगरा और कानपुर। ये मेरे आप यूपीजी के सीरीज़ में भी देख चुके हैं और जो जीके का डिटेल वीडियो है उसमें भी देख चुके हैं। लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा आवास योजना जो केंद्र शासित समर्थित योजना है, इस राज्य के साथ लागत अनुपात कितना है? तो ये है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत वित्त पोषण पद्धति राज्य के बीच 75.25 1 अप्रैल 2013 से योजना के अंतर्गत क्षेत्रों के प्रति इकाई 70,000 रुपये, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों के 75,000 रुपये प्रति इकाई है। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? गिरदावरी। भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है। भारत विशेषता मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के गिरदावरी एक प्रकार का फसल सर्वे है। यह वर्ष में 2 बार होता है। एक बीघा में क्या अनुपात है? 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, अर्थात 1 बिस्सा = 1/20 बीघा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज होता है। NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? 300 बिस्तर होने चाहिए। घरेलू, व्यक्तिगत और जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत राज्य में कौन सा प्रोत्साहन दिया जाता है? बट्टा। यदि कोई उपभोक्ता 100 लीटर या अधिक का सोलर वाटर हीटर संस्थापित करता है तो 100 रुपये या वास्तविक बिल जो दोनों में से कम हो वह रियायत उसको रिबेट प्रदान करी जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? गन्ना। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? 7 से 17। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो कितनी चाहिए? 2 समान बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी, दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद होगी। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक।
ये सब उसके मापदंड हैं मिड डे मील वगैरह के। दैनिक MGN मनरेगा जो कि है के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए निधिकरण का अनुपात होता है कितना? 75:25। MGNRIGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात 75:25 होता है मनरेगा में। तो फ्रेंड्स ये था सॉल्व पेपर जो कि राजस्व लेखपाल का 2015 में आया था। मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताया है। आई होप मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफ़ी मदद भी मिली होगी। तो ये कैसा लगा पेपर, कितने लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया? आप लोग इसको वीडियो रोक रोक कर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स का मैंने थोड़ा जल्दी आप लोगों को बता दिया है बिकॉज ऑफ वो डिटेल में होता तो वीडियो और लंबा हो जाता। तो आई होप गाइज ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे कई क्वेश्चन पेपर्स लाने वाली हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, शेयरिंग एंड वॉचिंग। बाय गाइज।